जो मैंने आपको भेज रखा है उन दोनों को आप डाउनलोड करेंगे, बट जो पहले आप इंस्टॉल करेंगे वो आप इंस्टॉल करेंगे पाइथन को, ये पाइथन। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन मेरा दिख रहा है? 1 मिनट। तो जो सबसे पहला आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो पाइथन का इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो आप माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको भेज रखा पाइथन, और सेकंड ये सॉफ्टवेयर भेज रखा माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, तो ये इंस्टॉल करने के लिए आपसे पूछेगा कि आप इसको इंस्टॉल करिए, बट यहाँ पे आपको चूज क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चूज करना है ऐड पाइथन 3.7 टू पाथ। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको चूज करना है, ये चूज कर लिया। फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। जब आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें टिक होंगी, आपको केवल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिख ये इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, ये अनटिक आएगा, इसको भी आपको टिक कर लेना है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर। एंड देन यहाँ पे आपको ये एक पाथ मिल जाएगा कि जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, बट यहाँ पे आपको पाइथन को इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम फाइल्स और स्लैश को हटा देना है। जो आपका एक्चुअल पाथ होगा अब वो ये होगा कि सी ड्राइव के अंदर पाइथन 37 नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करते टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले आपको ऐड पाथ पे टिक करना है। ऐड पाथ पे टिक करने के बाद आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन को क्लिक करना है। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो आएगा उसमें केवल आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो अगली विंडो आएगी उसमें आपको देना है इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपका जो पाथ आ रहा था उस पाथ में आपको सी ड्राइव, और सी ड्राइव के बाद जो आपका फोल्डर बनेगा वो बनेगा पाइथन 37 नाम का। तो आपको देना है पाइथन 37, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना ये। और जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इसको एस कर दीजिए। ये 2 से 4 मिनट लेगा, आपका ये पाइथन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल कंप्लीटली हो जाए तो आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करना है, ध्यान रखिएगा। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करना है। इसके बाद थोड़ा सा समय ले रहा है, अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पाइथन के कोड को चेक करेंगे कि पाइथन का कोड लिखा कहाँ पे जाएगा, सेव कहाँ पे होगा, रन कैसे होगा, लिखने का क्या तरीका होगा, रन करने का क्या तरीका होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पाइथन में देखेंगे। फिर आपके सिस्टम में जैम्प नेम का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पाइथन है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन के कोड को रन करने के लिए या पाइथन के कोड को चलाने के लिए आपके सिस्टम में जैम्प नेम का सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। और उस जैम्प नेम के सॉफ्टवेयर में हम लोग एक पाइथन के कोड को रन करने के लिए एक पाथ भी सेटअप करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास जैम्प होगा, यदि नहीं है तो आप इंटरनेट से उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैम्प जैम्प आप लिखेंगे जैम्प डाउनलोड, जो वेबसाइट पहले ही आएगी अपाची फ्रेंड्स करके आएगी, उसमें जाना है और वहाँ से जा कर के आपको पाइथन को जैम्प को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक जगह पे हम लोग पाथ को अभी सेट करेंगे। पहले ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाए, देन हम लोग पाथ को सेटअप करते हैं। फिर बात करते हैं पाइथन की। तो पाइथन भी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। पाइथन आपकी हार्डवेयर कंट्रोलिंग में भी यूज होती है। पाइथन आज आपकी एआई मशीन लर्निंग में यूज होती है। पाइथन का यूज आज के टाइम पे गेम डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज हो रहा है। तो पाइथन आज के टाइम की सबसे डिमांडिंग लैंग्वेज है, सबसे डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और लोग भी इसको बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। तो हम लोग पाइथन पढ़ेंगे और उसको
सीखेंगे। ये इंस्टॉल होगा, लगभग 2 से 3 मिनट लेता है इंस्टॉल होने में प्रॉपर, और इजीली इंस्टॉल हो जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम आता है सेटअप का, तो उसके लिए आपको उससे लोवेस्ट वर्जन का एक आपका 32 या 64 बिट के बिहाफ पे आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं, ये 3.7 इंस्टॉल कर रहे हैं। इंटरनेट पे आपको 3.8 3.9 भी मिलेगा, बट आपको उसको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको 3.7 इंस्टॉल करना है। उनको क्यों नहीं इंस्टॉल करना है? क्योंकि अभी उनका कंप्लीट वर्जन, या कहते हैं कंप्लीट टेस्टिंग, मार्केट में नहीं आया है, इसलिए आप उनको यूज नहीं करेंगे। आप यूज करेंगे पाइथन 3.7। पाइथन के वैसे जनरली दो वर्जन चलते हैं, एक 2.7 एक 3.7। तो 2.7 आपका ओल्ड है, उसमें पीएचपी के कोड थोड़े से ओल्ड हैं, बट जो आपका 3.7 है ये आपका अपडेटेड है। इसमें कोड, इसमें सिंटेक्स भी आपके नए मिलेंगे और अपडेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉल होने के बाद आप देखेंगे कि आपके सी ड्राइव फोल्डर में एक पाइथन 37 नाम का फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, पाइथन 37 नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। उसी फोल्डर के अंदर आपका पाइथन की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो दिखेगी, बट जो हमारा पाइथन का कोड होगा वो पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर ही स्टोर नहीं होगा, पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर सेव नहीं होगा, वो सेव होगा आपका htdocs के अंदर। ठीक है, और उस htdocs से हम लोग उसके कोड को रन करेंगे। ठीक है, वो पाइथन 37 के अंदर नहीं रखा जाएगा, जब भी रखा जाएगा वो जैम्प के htdocs में रखा जाएगा। उस पाइथन 37 का एक दो जगह हम लोग यूज करेंगे भी, जहाँ पे अपने पेज पे पाथ सेटअप करना होगा, वहाँ भी हम लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग 1 मिनट और मैक्सिमम लेगा और ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। आपने अभी प्रोसेस भी देखा कि कैसे हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे, उसी तरीके से आपको भी इंस्टॉल करना है। आपको वहाँ पे ऐड पाइथन चूज करना है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ये आपका सेटअप हुआ सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। इसको हम लोग बंद कर लेंगे। अब माई एसक्यूएल कनेक्टर पे डबल क्लिक करेंगे, ये विद इन अ सेकेंड इंस्टॉल हो जाता है। ये देखिए, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, बस ये लोड ले रहा है, इसको आपको बार बार क्लिक नहीं करना है, ये इंस्टॉल आपका हो चुका है। 1 से 2 या 3 सेकंड लेता है ये, और तुरंत इंस्टॉल हो जाता है। इसके लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, ये तुरंत आपका कोड इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग जैम्प के अंदर अपना पाथ अब सेटअप करेंगे। तो चलिए चलते हैं जैम्प के अंदर। यहाँ मैं पहुँचा सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको क्लिक करना है जैम्प नेम का फोल्डर। जिस जैम्प नेम के फोल्डर के अंदर हम लोग पाथ को सेटअप करने वाले हैं। यहाँ पे सी में आ गया, मैं जैम्प के अंदर आ गया। इस जैम्प में आपको मिलेगा अपाची नेम का फोल्डर, ये अपाची, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको मिलेगा CONF नाम का फोल्डर, CONF। इसके अंदर आपको मिलेगा httpd.conf। यहाँ पे आपका पाइथन का पाथ सेटअप होगा। इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नोटपैड पे इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको आपको नोटपैड पे ओपन कर लेना है। लगभग 264 नंबर लाइन पे या 254 नंबर लाइन पे वो एरिया आता है जहाँ पे हमें कोड को लिखना है। ये 264 के बाद 265 आता है, उसके बाद आपको ये एक नई लाइन में ये कोड लिखना पड़ता है। मेरे में पहले से जैम्प इंस्टॉल है, तो मैंने पाथ को सेटअप कर रखा है, पाथ को सेट कर रखा है। आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे ऐड हैंडलर स्पेस CGI माइनस स्क्रिप्ट स्पेस .CGI एंड .py, ये आपको लिखना पड़ता है जब आप पाथ को सेटअप करने आएंगे। ये पाथ आपका लगभग 264 से 265 लाइन में होगा। जरूरी नहीं है, किसी के सिस्टम में कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट आपको कहाँ पे ये मिलेगा, जहाँ पे ये ऑप्शन इंडेक्स लिखा होगा उसी के ऊपर ये लाइन आपको लिखनी है। ऑप्शन इंडेक्स के ऑप्शन इंडेक्स के जस्ट ऊपर। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्लास एंड होने के बाद, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से वो पाथ बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे जाना है। सबसे पहले तो आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको जैम्प के अंदर जाना है।
जैम्प के अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा अपाची नेम का फोल्डर, उसके अंदर आपको मिलेगा कॉन्फ नेम का फोल्डर, उसके अंदर आपको मिलेगा httpd.conf। इस फोल्डर को आपको नोटपैड पे ओपन कर लेना है, और नोटपैड पे ओपन करने के बाद आपको क्या लिखना होगा, ऐड हैंडलर, जिसमें ए आपका कैपिटल है और एच कैपिटल है, फिर CGI माइनस स्क्रिप्ट एंड देन .cgi.py, ये आपको लिखना पड़ेगा पाथ सेटअप के लिए। ये पाथ सेटअप आपका कहाँ पे होगा, नियर अबाउट 264 लाइन के जस्ट ऊपर। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा आपके httpd कॉन्फ में कहाँ पे है। वो जरूर नहीं कि 264 पे ही हो, ये लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पहुँचना है और इसको नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन कर लेना है, और वहाँ पे ये एक लाइन लिख देनी है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे आना है और अपने जैम्प को रन करना है। ठीक है, अपने जैम्प को रन करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही जैम्प लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जैम्प कंट्रोल पैनल। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा विंडो ओपन होके आएगा। ये जैम्प का विंडो ओपन होके आया है। मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट था, आपको ऐसा मिलेगा। आपको यहाँ से दोनों को स्टार्ट करना होगा, अपाची को भी इंस्टॉल करना होगा, सॉरी स्टार्ट करना होगा, और MySQL को भी आपको स्टार्ट करना होगा। बिना स्टार्ट किए आप पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। बिना स्टार्ट किए आप पाइथन के डेटाबेस को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको यहाँ से स्टार्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको इसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के स्टार्ट होगा। फिर यदि आप फर्स्ट टाइम पाइथन के कोड को लिखते हैं, कोड कैसे लिखेंगे, फिर यदि आपको कोड को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो आप सेव कहाँ पे करेंगे, और यदि आप उसको रन करना चाहते हैं तो आप उसको रन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आप आने वाले टाइम पे पाइथन में जितने भी पेज बनाएंगे, जितने भी पेज आप बनाएंगे, जितने भी आप पाइथन की बैकएंड की कोडिंग करेंगे, उन सभी पेजेस में, उन सभी कोडिंग में 2 लाइन हमेशा फिक्स होगी। उसको बोलते हैं पाइथन का कंपाइलर। वो पाइथन को कंपाइल करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, पाइथन को कंपाइल करने के लिए उसको लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है वो देखिए, तो लिखा जाता है हैज़ नॉट सी कॉलन स्लैश, और यहाँ पे आपको देना अपने फोल्डर का नाम। तो मेरे फोल्डर का नाम है पाइथन 37, यही है ना आपका पाइथन 37 सी ड्राइव में है। तो मैंने पहले ड्राइव का नाम लिखा, कॉलन दिया, स्लैश पाइथन 37, और इस पाइथन 37 के अंदर एक और फाइल है python.exe फाइल। ठीक है, python.exe फाइल है जो पाइथन के अंदर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं प्रिंट, और इस प्रिंट में डबल क्वेट्स के अंदर आपको लिखना पड़ता है कंटेंट माइनस टाइप कॉलन टेक्स्ट स्लैश HTML, ये लिखना पड़ता है। फिर /r /n /r/n, इतना लिखना पड़ता है आपको। फिर आप इसको सेव करेंगे, कंट्रोल S मैंने किया। सेव कहाँ पे करेंगे, अब ध्यान देना आपको। जब आपने यहाँ पे कोड को लिख लिया और इस पाइथन के कोड को यदि आपको सेव करना है तो फिर से आप जाएंगे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद आप जैम्प फोल्डर के अंदर जाएंगे। जैम्प फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा htdocs नाम का फोल्डर। htdocs नेम के फोल्डर के अंदर ये मैंने खुद कोडिंग किया हुआ है, तो बहुत सारे मेरे फोल्डर बने हैं। आप में कम आएंगे फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेंगे। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नया फोल्डर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा online_python। ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया online_python नेम से। इसके अंदर आपको कोड सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कोड का नाम code1.py। ये तरीका होगा आपके कोड को सेव करने का। वो तरीका क्या होगा मैं यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। यदि आप अपने पेज का कोड लिख रहे हैं और उस कोड को यदि आपको सेव करना है तो आप सेव कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद आप जाएंगे जैम्प फोल्डर के अंदर। ठीक है, जैम्प फोल्डर के अंदर, इस जैम्प फोल्डर के अंदर
आपको मिलेगा यहाँ पे htdocs नेम का फोल्डर, htdocs नेम का फोल्डर। इस htdocs नेम के फोल्डर के अंदर आप खुद का फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। खुद का फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा। फिर इसके अंदर आपको देना पड़ेगा फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन, लाइक दैट मैंने अभी जैसे दिया है code1.py। तो इसमें code1 आपकी फाइल का नाम है और .py इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। code1 क्या है, आपके फाइल का नाम, और .py क्या है, उसका एक्सटेंशन है। तो ये आपका एक फोल्डर होगा, पाथ होगा, जहाँ पे आपका जा कर के ये पाइथन का कोड आपका सेव हो जाएगा। अब यदि हमें पाइथन में रन करना हो, इस पेज को हमें मान लीजिए रन करना हो, रन करके हमें कुछ रिजल्ट देखना हो, तो वो हम कैसे देखेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट को देखने के लिए आपको ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट। क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश। उसके बाद जो आपने अभी खुद का फोल्डर बनाया है उस फोल्डर का नाम, तो मैंने बनाया है online_python। ये मैंने अभी एक फोल्डर बनाया है online_python। online_python अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो अभी आपने पेज बनाया था वो पेज आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। आप यहाँ पे code1 पे क्लिक करेंगे तो अभी मैंने कुछ रिजल्ट लिखा नहीं है, तो यहाँ पे ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका है आपका रन करने का। मैं इसको भी नोट कर देता हूँ, रन करने आप रन कैसे करेंगे, हाउ वी रन पाइथन कोड। आप पाइथन के कोड को रन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आप अपना लिखेंगे खुद का फोल्डर, और जैसे ही आप यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश खुद का फोल्डर लिखेंगे, आपकी जो फाइल सेव होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ये जो आपका लोकल होस्ट होता है, ये इसको बोलते हैं सर्वर नेम और होस्ट नेम। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सर्वर का नाम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट होता है, या होस्ट नेम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका लोकल होस्ट होता है। तो ये तरीका है आपका कोड को लिखने का, ये तरीका है कोड को सेव करने का, और यहाँ पे मैंने बता दिया आप रन कैसे करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे जो ये 2 लाइनें लिखी हैं, ये लाइन हमेशा आने वाले टाइम पे जितना भी हम लोग पाइथन का कोड करेंगे उन सभी पेजेस में ये लाइन हमेशा फिक्स रहेगी, ये लाइन हमेशा सेव रहेगी। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे पाइथन का यूज करके। एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि जो आप कोडिंग करेंगे, जो आप HTML का पेज बनाएंगे, पाइथन का पेज बनाएंगे, उन सभी को आप .py से ही सेव करेंगे। अदर किसी एक्सटेंशन से आपको सेव नहीं करना है, आपको सेव करना है .py एक्सटेंशन से। जितने भी आपके पेज सेव होंगे सबके सब .py एक्सटेंशन से ही सेव होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक नया पेज लेता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक नया पेज लिया, फिर से इसमें लिखना है आपको हैज़ नॉट c:37/python.exe, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर हम डबल क्वेट्स के अंदर क्या लिखेंगे, कंटेंट माइनस टाइप कॉलन टेक्स्ट स्लैश HTML_RNRN। इसको सेव करेंगे। इसका मैंने नाम दे दिया form.py, ठीक है, इसका मैंने नेम दे दिया form.py। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे पाइथन में, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रिंट ट्रिपल क्विट्स, ये ओपनिंग होती है, ट्रिपल क्विट्स ये क्लोजिंग होती है, इसके बीच में आपका HTML लिखा जाएगा। अभी तक आप जो HTML लिखते आते थे आप वो डायरेक्ट लिख देते थे ना HTML को, बिना किसी ब्रैकेट के, बिना किसी प्रिंट के, बिना किसी ट्रिपल क्विट्स के। बट जब आप पाइथन में लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। उसमें क्या, आपको ये 2 लाइनें फिक्स लिखनी पड़ेगी, फिर आपको प्रिंट के साथ ट्रिपल क्विट्स की ओपनिंग और ट्रिपल क्विट्स की क्लोजिंग, उसके बीच में आपको लिखना पड़ेगा अपनी जो भी डिज़ाइन का कोड करना होगा। यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे H1, और यहाँ पे मैंने दे दिया
फॉर्म पेज। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म को बनाने के लिए आपका फॉर्म टैग यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग बना लिया। इसके बीच में आपको मान लीजिए कि नेम लेना हो, तो मैंने यहाँ पे नेम लिया, और यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर यहाँ पे मैंने दे दिया BR टैग, फिर यहाँ पे मैंने दे दिया मोबाइल, और यहाँ पे मैंने दे दिया इनपुट टाइप नंबर। इसको भी मैंने सेव किया, और यहाँ पे हम लोग बटन बना लेंगे, तो मैंने बटन टैग ओपन, बटन टैग क्लोज, और यहाँ पे मैंने दे दिया सबमिट। कि इस इनपुट बॉक्स में कोई कुछ भी भरे, और जब वो सबमिट करे तो इसका डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। ठीक है, इसका डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा वो देखिए। इसके लिए अब आपको फॉर्म का एक्शन लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर लिया फॉर्म का एक्शन। एक्शन में हमेशा नेक्स्ट पेज का नेम पास किया था, अगले पेज का नाम, तो जब अगला पेज बनाएंगे उसका नेम पास कर देंगे। बट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मेथड। इस मेथड का वर्क होता है कि इस फॉर्म के डेटा को आप किस वे में ले जाना चाहते हैं। तो फॉर्म के डेटा को ले जाने के लिए हमेशा दो वे होते हैं, दो वे, एक होता है गेट का और एक होता है पोस्ट का। जो आपका गेट होता है वो सिक्योर नहीं होता है, और जो आपका पोस्ट होता है वो सिक्योर होता है, जबकि दोनों सेम काम करते हैं, दोनों की वर्किंग आपकी सेम है। बस डिफरेंस कहाँ पे है कि जो आपका गेट है वो सिक्योर नहीं है, और जो आपका पोस्ट है वो सिक्योर है। गेट सिक्योर क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न है कि यदि आप गेट का यूज करते हैं और यहाँ पे आकर के अपने फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो आप क्या देखेंगे, ये फॉर्म आपका रन हो गया, आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आप कुछ भी जो लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ पे आपका URL में भी दिखेगा। ये प्रॉब्लम है आपका गेट के साथ। और यदि आप यहीं पोस्ट यूज करते हैं, आप इनके अंदर कुछ भी लिखेंगे और सबमिट करेंगे, तो ये डेटा आपका HTTPS के थ्रू जाता है। ठीक है, इसलिए वो डेटा सिक्योर माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मेथड की वैल्यू को यूज कर लेंगे पोस्ट। फिर आपको हर एक इनपुट बॉक्स का नेम सेट करना पड़ेगा। नेम क्यों सेट करना पड़ता है वो भी समझ लीजिए कि जब आप इनपुट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं तो आप देखते हो कि वो डेटा उठ करके डेटाबेस में जा करके स्टोर हो गया। तो डेटा स्टोर कराने के लिए तो हमारे पास PHP और डेटाबेस का ऑप्शन है, बट हम लोग उस डेटा को रिसीव कैसे करेंगे। जो भी उस इनपुट बॉक्स में लिखा जा रहा है उसको हम रिसीव कैसे करेंगे। तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे आपका यूज होता है नेम एट्रीब्यूट, और इस नेम की जो वैल्यू होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें वो दे सकते हैं। मैंने नेम ही दे दिया, और यहाँ पर मैंने नेम की वैल्यू दे दी MOB। MOB मतलब मोबाइल पर्पज से मैंने एक नेम ले लिया। ठीक है, तो ये आपका डिज़ाइन का पेज बन गया, फॉर्म बन गया। अगर हम लोग किसी वेबसाइट की बात करें, जिस वेबसाइट में फॉर्म बने होते हैं, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है कि हम यूजर या हम कस्टमर को एक फॉर्म दिख रहा होता है, उस फॉर्म में कुछ हमसे डिटेल पूछी जाती है। यदि हम वो डिटेल को प्रॉपर इनपुट कर देते हैं और बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो वो डेटा जाकर के कहीं डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, वो डेटा जाकर के आपका डेटाबेस में कहीं पे स्टोर हो जाता है। जो उन डेटा को ले जाने का काम होता है वो यही आपके नेम एट्रीब्यूट होते हैं, जो डेटा को ले जाने का काम करते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट पेज और बनाएंगे जहाँ पे ये चेक करेंगे कि इन इनपुट बॉक्स में जो लिखा गया क्या वो हमें प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है तब हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, यदि नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम होगी, उसको हम सही करेंगे। तो मैंने अगेन न्यू पेज लिया। इस न्यू पेज में भी आपको ऊपर की वो 2 लाइनें एज इट इज लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको सेव करेंगे। सेव किस नाम से करेंगे, तो सेव करेंगे फॉर्म कोड डॉट py। मैंने एक पेज का नाम दे दिया फॉर्म कोड डॉट py। फॉर्म कोड मैंने क्यों दिया, क्योंकि फॉर्म की हम लोग कोडिंग करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने माइंड में अपने सेट कर लिया कि ये कोडिंग, इसको सेव करेंगे कोडिंग नाम से। अब यहाँ पे हमें डेटा को रिसीव करना है, तो डेटा को रिसीव करने के लिए अब आपको पाइथन का यूज करना पड़ेगा। पाइथन का यूज करके ही आप डेटा को रिसीव कर सकते हैं, यदि आप पाइथन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ फाइलों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा import CGI
CGI कॉमा CGI-TB, ये लिखना पड़ेगा। ये दो फाइलें आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी डेटा को रिसीव करने के पर्पज से। फिर यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे मैंने ले लिया फॉर्म नेम का वेरिएबल। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्म नेम के वेरिएबल के बाद यहाँ पे लिखेंगे CGI डॉट फील्ड स्टोरेज। ठीक है, क्या लिखेंगे, CGI डॉट फील्ड स्टोरेज, जिसमें F कैपिटल होगा और S कैपिटल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें उन दोनों इनपुट बॉक्स के डेटा को रिसीव करना है, तो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया A, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर्म डॉट गेट वैल्यू। यदि आप फॉर्म डॉट गेट वैल्यू यूज करते हैं तो आप पहले वाले इनपुट बॉक्स का डेटा रिसीव करवाएंगे, और यहाँ पे आप प्रिंट करके चेक भी कर लीजिए कि क्या डेटा आपका रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया बी में हम लोग सेकेंड वाले इनपुट बॉक्स का डेटा रिसीव करेंगे, वो भी किसका, जो सेकेंड इनपुट बॉक्स बनाए मोबाइल उसका। तो यहाँ पर लिखा मैंने फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पर मैंने उसका नेम ले लिया था MOB मॉब। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने पास कर दिया यहाँ पे B। ठीक है, प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे पास कर दिया B। अब हम लोग अपने फॉर्म को रन करते हैं और डेटा को फीड करके चेक करते हैं कि डेटा सेकेंड पेज पे जा रहा है कि नहीं। बट उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये जो सेकेंड पेज का नाम है वो यहाँ पे आपको एक्शन में पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का एक्शन ही कॉल होगा, जो ये एक्शन है वही कॉल होगा, वही एग्जीक्यूट होगा। इसलिए आपको इस सेकेंड पेज का नेम यहाँ पास करना है, क्योंकि जैसे हम लोग बटन पे क्लिक करें वो डेटा यहाँ पे आकर के इस पेज पे आकर के प्रिंट हो जाए, वो काम करना है। अगेन मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने अपना नेम दिया, मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने कुछ भी भर दिया। अब सबमिट किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वो दो डेटा जो आपने इनपुट किया था फॉर्म कोड डॉट py पेज पे प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। नेम भी हमारा आ रहा है, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर मैंने इनपुट किया था वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो प्रोसेस हमारा सफल रहा कि हम लोगों ने चेक कर लिया कि जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ रहा है। जब डेटा सक्सेसफुली आ रहा तो इन प्रिंट की कोई ज़रूरत अब नहीं है, ये केवल और केवल टेस्टिंग पर्पज से थे, इनका काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। फ्रंट एंड मीन्स ये जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, और बैक एंड मतलब डेटाबेस जहाँ पे डेटा जाके स्टोर होगा, तो उससे हमें कनेक्ट करना पड़ता है। अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा वो देखिए। तो कनेक्शन के लिए आपको एक और फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिस फाइल का नाम है mysql डॉट कनेक्टर, ये फाइल है। अब ये फाइल तो इंपोर्ट हो गई, हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने mydb नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे लिखा मैंने mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा mydb इक्वल mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है होस्ट नेम, इसकी वैल्यू होती है लोकल होस्ट। फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है यूजर, यूजर मतलब यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट आपका रूट होता है। फिर तीसरा होता है आपका पासवर्ड, ये बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैंक होता है। और चौथा आपका होता है डेटाबेस, ये डेटाबेस हम लोग अभी बनाएंगे, उसी को यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, किसी वेबसाइट को आप बनाएंगे, किसी एप्लीकेशन को आप बनाएंगे, उस एप्लीकेशन, उस वेबसाइट, उस पोर्टल में जो आपका फॉर्म होगा, उस फॉर्म में कोई भी डेटा को इनपुट करे और वो डिटेल जा कर के डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो फॉर्म में भरा जा रहा है वो क्या सही सही आ रहा है कि नहीं इस पेज पे। मान लेते हैं कि वो सही सही आ रहा है, तो अब आपको अपने इस फ्रंट एंड को डेटाबेस या बैकएंड से कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए मैंने एक फाइल को इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे मैंने कनेक्शन को लिखा है, लेकिन अभी मैंने डेटाबेस नहीं लिखा है। तो
तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को बनाएंगे। ठीक है, डेटाबेस को हम लोग बनाएंगे। मैंने आपको डेटाबेस भी पढ़ाया है। इसमें डेटाबेस को कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ये लिखेंगे। यदि आप ये लिखेंगे तो आप डेटाबेस को ओपन कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये डेटाबेस ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेटाबेस ये ओपन हो गया है। इधर हमने कुछ डेटाबेसेस बना रखे हैं तो वो डेटाबेस दिख रहे हैं। आपको यदि डेटाबेस अपना बनाना हो, कोई नया बनाना हो, तो यहाँ से आप डेटाबेस बना सकते हैं। बट यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कि आप उसको रन कैसे करेंगे। आप डेटाबेस के पास कैसे पहुँचेंगे, तो उसके लिए अगेन आपको ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश php my admin। यदि आप ये लिखते हैं तो आप अपने डेटाबेस को ओपन कर पाएंगे। डेटाबेस के विंडो को आप ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं जो मैंने बना रखे हैं, बट आपको नया डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे आप आएंगे डेटाबेसेस में। डेटाबेसेस में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले पूछेगा डेटाबेस का नाम, कि आप अपने डेटाबेस का क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया online_python। आप डेटाबेस का नाम अपने जो चाहे वो दे सकते हैं। बस ध्यान देना होगा कि जो आपका डेटाबेस होगा उसके नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, उसके नेम से पहले आपका स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो जो भी वेरिएबल्स के रूल्स आपने पढ़े हैं वही सारे रूल्स यहाँ पे डेटाबेस के नाम को देने के लिए या बनाने के लिए यूज होगा। फिर यहाँ पे आपको एक क्रिएट बटन मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर को आपका एक online_python नाम का डेटाबेस बन गया। तो हम लोग डेटाबेस अब यहाँ पे अपना पास कर देंगे। हमने डेटाबेस क्या बनाया है, online_python। जिस नेम से भी आप डेटाबेस बनाएं उस नेम को यहाँ पे पास कर देना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माई कर्जर इक्वल माई db डॉट कर्जर, ये लिख देंगे हम, माई कर्जर इक्वल माई db डॉट कर्जर। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके चेक कर लेंगे ओके मैसेज डाल करके कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं। यदि हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। बैक आया मैं, यहाँ पे फिर से अपनी डिटेल कुछ भी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, सबमिट किया, तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आने का मतलब कि ये डेटाबेस सही से कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये डेटाबेस सही से लिखा नहीं गया है। ठीक है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम आपकी उस केस में भी आ सकती है जब आपका कनेक्टर सही से इंस्टॉल नहीं होगा। जो हमने सेकंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, यदि वो भी सही से इंस्टॉल नहीं है तो आपका एरर आ सकता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा माई db MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। यहाँ पे आपका होगा होस्ट। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है होस्ट हो। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे प्रिंट ओके, प्रिंट ओके मैंने दे दिया। यहाँ पे सेव किया, रन करेंगे, ठीक है, ओके आ रहा है, मतलब हमारा चल रहा है, ये डेटाबेस परफेक्ट है। यहाँ पे ये होस्ट लिखना था, मैंने होस्ट नेम लिख दिया था। तो ये आपका कनेक्टिविटी हो गई। कनेक्शन करने के बाद आपको डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर होगा। तो अब आप टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, चलिए टेबल बनाने के लिए आप उसी डेटाबेस में आएंगे, इस डेटाबेस में ऑनलाइन पाइथन में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अपने टेबल का नाम बताइए। तो मैंने अपने टेबल का नाम दे दिया फॉर्म TBL। ठीक है, मैंने अपने टेबल का नाम दे दिया फॉर्म TBL। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, कि आप जो अपना टेबल बनाने जा रहे हैं वो कितने कॉलम का बनाने जा रहे हैं, कितने फील्ड का बनाने जा रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ फील्ड होता है ये डिसाइड होता है आपके फॉर्म के ऊपर। तो मेरे फॉर्म में तो 2 ही इनपुट बॉक्स हैं, लेकिन इन 2 इनपुट बॉक्स के साथ
एक हमेशा ऐड रखा जाता है आईडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लूँगा वो लूँगा 3, 2 हमारे फॉर्म में बने हैं और एक हम एक्स्ट्रा बनाएंगे आईडी, जो कि ऑटोमेटिक आईडी को जनरेट करेगा, जो आपका डेटाबेस का यूज करके ही बन जाएगा। यहाँ पे गो बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में आपको कॉलम का नाम देना है, मतलब जो आप टेबल बना रहे हैं उस टेबल में कॉलम कौन कौन से होंगे, उस कॉलम के डेटा टाइप कौन कौन से होंगे और उन डेटा टाइप का साइज क्या होगा, ये आपको मेंशन करना पड़ता है अपने टेबल में, क्योंकि आपको टेबल को बताना पड़ता है कि जो फॉर्म से डिटेल आएगी वो किस कॉलम में जाएगी, वो किस डेटा टाइप की होगी और कितनी बड़ी होगी, ये सब हमें टेबल को बताना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया आईडी, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया और यहाँ पे मैंने तीसरा वाला दे दिया मोबाइल, ठीक है। उसके बाद पहले को इंट ही रहने देना है क्योंकि आईडी इंट रहेगा। जो नेम है उसको आपको वैरकैर कर देना है। मोबाइल को भी आपको यहाँ पे वैरकैर कर देना है। मोबाइल को क्यों मैं वैरकैर कर रहा हूँ, इसलिए कि हो सकता है कि +91 भी एंटर करना पड़ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया आपका वैरकैर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको वैरकैर दे दिया। फिर आपको यहाँ पे लेंथ देना पड़ेगा, तो मैंने इसका लेंथ दे दिया 5, इसका मैंने लेंथ दे दिया 100 और इसका मैंने लेंथ दे दिया 15, ठीक है। ये लेंथ या साइज का मतलब ये है कि कितना बड़ा डेटा आएगा, उसके लिए यहाँ से हम लोगों ने पहले ही साइज को बना लिया। फिर जो आपका ये आईडी है, पहला आईडी इंट 5, यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा इंडेक्स का और एक ऑप्शन मिलेगा A_I का, ठीक है। 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इंडेक्स और A_I। इस इंडेक्स में आपको चूज करना है प्राइमरी। प्राइमरी क्यों चूज करना है, वो इसलिए कि इस कॉलम में एक जैसा डेटा दोबारा ना आ सके, उसलिए यहाँ पे आपको प्राइमरी की देना है। फिर यहाँ पे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, A_I का मतलब है ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। इसका सेंस ये है कि इस आईडी की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। ऑटोमेटिक क्यों जनरेट करने की जरूरत पड़ी है, वो इसलिए कि हम लोग फॉर्म से यूजर की आईडी को नहीं ले रहे हैं, हम लोग केवल यूजर के नेम को और मोबाइल नंबर को ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको डेटाबेस का यूज करके आईडी की वैल्यू जो होगी वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए हम लोगों ने चूज कर लिया A_I। और थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो ये आपको सेव बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये टेबल सेव हो जाएगा। ये टेबल आपका बन गया। यहाँ पे एक चाबी टाइप का बन के आ रहा है, मतलब ये प्राइमरी की है। यहाँ पे देखिए ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ आ रहा है। नेम और मोबाइल मैंने कॉलम लिया था वो दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है टेबल का नाम। टेबल देखना है तो नेम पे क्लिक करना होता है, नेम पे। नेम पे आप क्लिक करेंगे आपको सब कुछ दिखेगा। स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रक्चर दिखेगा। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो उस टेबल में जो डेटा होगा वो दिखेगा। तो अभी टेबल में कोई डेटा नहीं है और इसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस का नाम। जो online_python आपका है वो डेटाबेस का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट करने के लिए कमांड लिखेंगे। डेटा एक्चुअल में इंसर्ट होता कैसे है, तो मैंने यहाँ पे लिखा INS और यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है फॉर्म TBL। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उसके कॉलम का नाम, तो नेम और मोबाइल। हमने 3 कॉलम ले रखा है, आईडी नेम मोबाइल, बट जो आईडी है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यूज और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे %s कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर %s और यहाँ पे बाहर आकर के परसेंटेज। जो आपका नेम और मोबाइल है वो ऊपर A और B वेरिएबल में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज के बाद क्या दे देंगे A, B, ये दे देंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इस इंसर्ट कमांड को आपको रन करना पड़ेगा। तो रन करने के लिए आप लिखेंगे mycursor.execute और यहाँ पे आप पास करेंगे INS। फिर आपको डेटा को सेव करना पड़ेगा। तो डेटा को सेव करने के लिए आप लिखेंगे mydb.commit
आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा, और इस प्रिंट पे क्लिक करके आप क्या चेक करेंगे, मैसेज आप दे देंगे योर डेटा सेव सक्सेसफुली। ठीक है, ये कर देंगे। तो अब ये कनेक्शन आपका हुआ है। कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे कर्सर फंक्शन मैंने यूज किया है। फिर यहाँ पे मैंने इंसर्ट कमांड चलाया है। ये इंसर्ट कमांड को रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने इसको यूज किया है, एग्जीक्यूट को। इसका काम है डेटा को सेव करना, और इसका काम है मैसेज को शो करना, मैसेज को दिखाना कि यदि ये सारी चीज़ें सही होती हैं तो हमारा ये मैसेज दिख जाए। अब चलिए हम अपने फॉर्म को रन करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्म को रन किया, यहाँ पे मैंने अपना नेम पास किया, मोबाइल मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, सबमिट बटन को मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे दिखा दिया मुझे मैसेज कि योर डेटा सेव सक्सेसफुली। अब हम देखना चाहेंगे कि डेटा सेव हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे फिर से आऊँगा मैं, और नीचे जो मेरा टेबल था ये फॉर्म टेबल, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए, ये आपके डेटाबेस का नाम है। आपको डेटाबेस बार बार नहीं बनाना है। यदि आप नए प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं तब आपको डेटाबेस बनाना है। एक डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल्स बन सकते हैं। ये टेबल का नाम है फॉर्म टेबल। आप एम्प्लॉय नाम का, रजिस्ट्रेशन नाम का, ABCD XY जिस नाम का चाहे आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप जो टेबल बनाने जा रहे हैं वो किस नेम का बनाना जा रहे हैं। तो आपको टेबल यदि बनाना होगा तो आप इसी डेटाबेस के अंदर नया टेबल बना सकते हैं। यदि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ही नया है तो आपको फिर से नया डेटाबेस के साथ शुरुआत करना पड़ेगा, मीन्स नया डेटाबेस बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको नया टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग पाइथन का यूज करके फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना सीखे हैं। अब इसी को आपको करना है। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसी काम को करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, अभी ग्रुप में मैंने भेजा भी है, उसको मैं फिर से भेज दे रहा हूँ कि आपको एक छोटा सा फॉर्म बनाना है। उस फॉर्म के बिहाफ पे डेटाबेस में आपको एक टेबल बनाना है और उस टेबल में आपको डेटा को स्टोर करना है। टेबल में आपके उतने फील्ड होंगे जितना आपके फॉर्म में होंगे, प्लस एक आईडी के लिए हमेशा एक्स्ट्रा होगा। तो ध्यान से आपको टेबल भी बनाना है कि कोई कॉलम ना छूटे, और आप ट्राई करिएगा कि मैक्सिमम केस में आप स्मॉल लेटर में लिखिए। कैपिटल में जरूरी नहीं कि आप कैपिटल में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैपिटल का भी इशू आता है कि स्मॉल कैपिटल यदि हुआ तो आपका कोड चलेगा नहीं, आपका कोड रन नहीं होगा, एरर देगा। और इसमें एरर भी किसी लाइन में नहीं देता है, बाय डिफॉल्ट ये दे देता कि एरर है, पूरे पेज में एरर है, वो बताता नहीं कहाँ पे एरर है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको पाइथन को एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है और स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना है। ये डेटाबेस का नाम है, ये मैंने कनेक्शन लिखा है, ये कनेक्शन के लिए फाइल को इंपोर्ट किया है, यहाँ पे आपका फॉर्म का डेटा रिसीव हो रहा है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, ये आपकी कंपाइल फाइल वाली लाइन है, ये आपका इंसर्ट कमांड है, इधर हमने एक फॉर्म बना रखा है, इस फॉर्म का ये एक्शन है। ये एक्शन आपका तभी चलता है जब ये बटन प्रेस होता है, ये बटन क्लिक होता है, तब आपका ये एक्शन कॉल होता है। जब एक्शन कॉल होता है तो हम इस पेज पे पहुंच जाते हैं। जब हम इस पेज पे पहुंचते हैं तो इस पेज पे जो भी काम हो रहे होते हैं वो आपको दिख जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, एक फॉर्म डिजाइन करिए और उसका डेटा आप टेबल में स्टोर करिए। कल हम लोग इसी का शो और डिलीट पढ़ेंगे कि आप यदि पाइथन का यूज करके किसी डेटा को शो करना चाहते हैं तो कैसे शो करेंगे, और यदि आप शो किए गए डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे डिलीट करेंगे पाइथन का यूज करके, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आपको इतना करना है, ये कोड भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग कल कनेक्ट होंगे। धन्यवाद सभी का।